नमस्कार दोस्तों, श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जैसा कि बायोलॉजी का आज लगभग तीसरा वीडियो है हमारा, जिसमें हमने पहले वीडियो में तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट किया था दोस्तों। दूसरे में हमने शुरू किया था ऑप्थेल्मोलॉजी, जिसमें हमने आंखों के बारे में अध्ययन किया था, डिटेल में आंखों के बारे में पढ़ा था। जैसा कि मैंने कहा था कि आंखों के बारे में एक और वीडियो लेकर आऊंगा, और उसी वीडियो की आज तैयारी है दोस्तों। आज हमने वही करना है काम। फर्स्ट में हमने पूरी आई के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो का टारगेट दोस्तों ये रहेगा कि हम कंप्लीटली करेंगे पूरा का पूरा आई डिसीज। आज हमें पढ़ना है स्पेशली आई डिसीज। तो दोस्तों, आई डिसीज शुरू करने से पहले पहले हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा, हम उसके बारे में एक दो मिनट का रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था आई के बारे में। आई क्या होती है, क्यों जरूरी है, तो हम सभी को पता है। इस पूरी दुनिया को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? आंखों की आवश्यकता है ना। तो आंखों के बारे में मैंने लेयर्स वगैरह बताई थी। तो एक बस 2 मिनट का डिस्क्रिप्शन देखिए, हम इसको कंप्लीट करते हैं, ब्रीफ डिस्कशन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया था आंखों में 3 लेयर होती है ना। आंखों में कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। तो सबसे पहले एक जो लेयर होती है, ऊपर की साइड जो लेयर होती है दोस्तों, जो मैंने ज्यादा बड़ी बना दी है, इसे बोलते हैं स्क्लेरा। क्या नाम है इसका दोस्तों? स्क्लेरा। और फिर इसके बीच में एक मिड वाली लेयर जो मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे बनाई है, इसको बोलते हैं कोरोइड। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कोरोइड। तीसरे नंबर की जो लेयर होती है दोस्तों, तीसरी नंबर की ये जो लेयर मैं बनाने वाला हूं अंदर की साइड पे, ये रही थर्ड नंबर की जो लेयर है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेटिना। अंदर वाली जो लेयर है उसका क्या नाम है दोस्तों? इस लेयर का क्या नाम है दोस्तों? रेटिना। ये 3 लेयर पढ़ी थी हमने दोस्तों, है ना। स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना, ये तीनों लेयर बहुत पास पास में होती है। रेटिना भले ही थोड़ा सा दूर होता है। स्क्लेरा का जो बल्जिंग वाला पोर्शन होता है दोस्तों, स्क्लेरा का बल्जिंग वाला जो पोर्शन होता है, इसी पोर्शन को, थोड़ा ठीक नहीं बना है, इसी पोर्शन को हम क्या नाम देते हैं दोस्तों? कॉर्निया। इसका क्या नाम था? कॉर्निया। कॉर्निया। और यहाँ पे दोस्तों एक, आप सभी को पता होगा, यहाँ पे होती है आइरिस। ये हमारी क्या होती है? ब्लैक कलर की कलरिंग पार्ट। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा हो तो हमको पता होगा कि ये हमारा एक कलरिंग पार्ट होता है, जो हमारी आंखों में डार्क कलर का, ब्लैक कलर का जो पोर्शन है, ब्लैक स्पॉट जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? आइरिस कहते हैं। आइरिस के अंदर एक हल्का सा छोटा सा क्या होता है? प्यूपिल होता है ना। मैंने कहा था जब आप आधार कार्ड अपडेशन के लिए जाते हैं तो इसी का हमारे उसमें स्कैन किया जाता है, ठीक है। आगे आइरिस और कॉर्निया के जस्ट बीच में दोस्तों यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड का नाम होता है एक्वस ह्यूमर। इस लिक्विड का क्या नाम होता है दोस्तों? एक्वस ह्यूमर। और यहां पर ये रेटिना, रेटिना से बहुत सारी, ये रेटिना है, रेटिना से हमारी बहुत सारी नर्व्स जुड़ी होती है। नर्व्स, इनका क्या नाम दिया था हमने दोस्तों? ऑप्टिक्स नर्व्स। इसका क्या नाम दिया था दोस्तों हमने? ऑप्टिक्स नर्व्स। ओके दोस्तों, कॉर्निया हो गया, एक्वस ह्यूमर हो गया, जिसको हम आंसू भी बोलते हैं, है ना। आंसू हमेशा थोड़ी रहते हैं। यहाँ पे एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड। वही ग्लैंड की वजह से ये आंसू बनते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि लैक्राइमल ग्लैंड कहाँ होती है, तो वो यहाँ होती है। फिर दोस्तों ये बीच का जो खाली पोर्शन है, उसके पहले, इसके जस्ट बाद एक प्यारा सा लेंस लगा हुआ रहता है। यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ था, मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया। यहाँ पे एक पतला सा प्यारा सा एक क्रिस्टलाइन लेंस लगा होता है। वो लेंस की जो प्रवृत्ति होती है, जो नेचर होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग होता है ना। सारी की सारी लाइट को एक जगह इकट्ठा करने वाला होता है ना। और ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, आर आई से आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद जो भी लाइट आएगी वो सारी की सारी कहाँ पे आ जाती है? रेटिना के ऊपर आ जाती है। ये जो खाली पोर्शन होता है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? विटेरस ह्यूमर। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? विट्रस ह्यूमर, है ना। ये सारा पोर्शन हमने पढ़ा था। इसके अलावा बहुत सारे जो क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, वो सब भी यही है ना दोस्तों। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसे एक बार अच्छे से समझ लीजिए, तो भी आपका सारा काम हो जाएगा। पर लास्ट वाले वीडियो को आप देखिए, फिर इस वीडियो पे आइए, ताकि आपको आज जो हम टारगेट कर रहे हैं डिसीज, आई डिसीज, वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। फिर इसके अलावा एक दो जो क्वेश्चन है, इसका साइज कितना होता है, आई बॉल का साइज कितना होता है, तो 1.7 mm, आई बॉल का साइज 1.7 mm टू 2.5 mm, ये आई बॉल का साइज है दोस्तों, है ना, साइज ऑफ आई। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, है ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन
है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारी आंखों से कितना दूर रखें, तो 25 सेंटीमीटर दूर रखते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। हमारी आंखें एक बार में 150 डिग्री का एंगल बनाती है, ये भी हम पूरी लास्ट वाली क्लास में कवर किया था। तो ये आज इतना 1 या 2 मिनट, आई थिंक जो भी 5 मिनट लगे हैं, इसमें हमने पूरा लास्ट वाले वीडियो में क्या क्या पढ़ा ये रिकैप था। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं डिसीज के बारे में। तो इसी से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड जितनी भी डिसीज है या जो भी कंडीशन है वो हम अब यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसको मैं हटाता हूं, अब हम हेडिंग चलिए। चलिए दोस्तों, तो प्यारी सी एक छोटी सी अच्छी सी एक हेडिंग डालेंगे जिसका नाम डालेंगे आई डिसीज या डिसीज ऑफ आई, आई डिसीज। ठीक है दोस्तों, दिस इज, अच्छा डिसीज में ही हम कोई सी भी चीज को, इजी चीज को टफ हो गया है, वो कर नहीं पा रहे, तो उसको नाम दिया डिस इज। किसी को काम को करने में इजीनेस नहीं लग रही है, उसको हम बोलते हैं डिसीज। डिसीज हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम सारी की सारी डिसीज कवर करेंगे, जैसे वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से, इन सब से होने वाली डिसीज को भी हम उस वीडियो में कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आई डिसीज। तो आज हम क्या करेंगे, सारी की सारी आई डिसीज कवर करने वाले। तो कौन कौन सी आई डिसीज होती है या कौन कौन सी ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें आई का हमको इलाज करवाना पड़ता है, चश्मा लगाना पड़ता है ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारी डिसीज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो जो बोर्ड में, एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा बच्चों के एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है 10th क्लास 11th क्लास में, सबसे ज्यादा 10th क्लास में स्पेशली 3-4 जो डिसीज है इनके ऊपर फोकस होता है। तो पहली जो डिसीज है दोस्तों वो है मायोपिया। क्या नाम है इसका, मायोपिया। दूसरी जो डिसीज है दोस्तों हाइपर मेट्रोपिया। तीसरी डिसीज दोस्तों इसी में होती है प्रेसबायोपिया। फिर होती है एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है दोस्तों, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे कैटरैक्ट, जिससे मोतियाबिंद कहा जाता है, लेकिन हमारे पास 2 मोतियाबिंद है पढ़ने के लिए, तो इसको हम नाम दे रहे हैं सफेद मोतियाबिंद, सफेद मोतियाबिंद दोस्तों। फिर आगे हम पढ़ेंगे कैटरैक्ट के बाद ग्लूकोमा, ग्लाइकोमा जिसको पढ़ते हैं, है ना, हाँ GLAU, ग्लाइकोमा। इसे कहते हैं हम ब्लैक कैटरैक्ट, है ना, काला मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद कैटरैक्ट। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं और भी डिसीज पढ़ने वाले हैं। ये हो गया। इसके बाद एक डिसीज हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं ट्रैकमा। और इसके बाद एक डिसीज पढ़ेंगे कंजक्टिवाइटिस, और फिर दोस्तों कंजक्टिवाइटिस हो गया, हाँ मैक्सिमम डिसीज हो गई है। एक होती है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम रतौंधी भी बोलते हैं हिंदी में, नाइट ब्लाइंडनेस। और इसके बाद होती है दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस, है ना। इन दोनों डिसीज के बारे में तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया ही था। और इसके बाद एक जो जरूरी बीमारी है जिसको हिंदी में भैंगापन या क्रॉस्ड आई भी कहा जाता है, तो अगला वाला है क्रॉस्ड आई। ये क्यों हो जाती है ये भी समझेंगे। इसी को स्क्वेंट भी कहा जाता है, SQUINT, स्क्वेंट, स्क्वेंट आइज के नाम से इसे जाना जाता है। और हिंदी में बोलेंगे तो भैंगापन। क्या होता है जब हम डिस्कस करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे, आंखें एक साथ कैसे आ जाती इसके बारे में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमको ये सारी की सारी डिसीज कवर करनी है। इसके अलावा भी जेरेप्टोमलेशिया, जिसमें ड्राइनेस ऑफ आईज, ये सब भी हो जाता है ना। कैटरैक्ट, ये भी एक बीमारी है। ऐसे तो आई से रिलेटेड और भी नई नई बीमारियां भी हो सकती हैं, पर मैक्सिमम यही बीमारियां जो आपको एग्जाम में आ सकती हैं, जिनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके अब हम शुरू करते हैं, एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि मुझे डायग्राम वगैरह भी ड्रॉ करना है, तो मैं फटाफट से बंद करके वीडियो चालू करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों,
अब हम समझेंगे आंखों की पहली जो डिसीज है जिसे हमने क्या नाम दिया है, मायोपिया, नियर साइटेडनेस। इसे हम क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस। मैंने पहले ही डायग्राम पहले ही रेडी कर लिया क्योंकि डायग्राम बनाने में मुझे टाइम लगता है। तो अब हम समझते हैं क्या है दोस्तों मायोपिया या मायोपिक आई क्या होती है, ये समझते हैं। इसे हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसके ऊपर नाम पे मत जाइए, निकट दृष्टि दोष। ये निकट दृष्टि दोष नाम क्यों रखा है वो अभी भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। नियर साइटेडनेस ऐसी बीमारी जिसमें पास का तो आप आसानी से देख सकते हो लेकिन दूर का देखने में अगर कभी प्रॉब्लम आती हो, ऐसी बीमारी जिसमें पास के ऑब्जेक्ट को आप आसानी से देख सकते हो लेकिन दूर की चीजों को अगर देखने में प्रॉब्लम आती है, तो इस प्रकार की बीमारी को हम क्या बोलते हैं, मायोपिया या नियर साइटेडनेस। क्या बोल रहा हूं मैं, इन विच वी कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी, मतलब प्रॉपरली नहीं देख सकते, कैन नॉट तो वो गलत वर्ड हो जाएगा, कैन नॉट सी प्रॉपरली फार ऑब्जेक्ट जिसमें दोस्तों जिसमें कि हम पास की चीजें तो आसानी से देख सकते हैं पर दूर की चीजों को आसानी से नहीं देख सकते हैं। इस बीमारी को हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। पर अगला क्वेश्चन ये कि ऐसी चीजें होती क्यों, तो इसके दो बड़े रीजन है। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बच्चों। ये मेन पॉइंट है आज का मायोपिक आई का। ऐसा क्यों हो जाता है, देखिए पहले नॉर्मल आई को देखिए। हमारी नॉर्मल आई मैंने जो बना रखा है, यहाँ से लाइट रे आ रही है, ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। दोस्तों ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। और ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्ट करके, लाइट को इकट्ठा करके किसके ऊपर गिरा देता है, रेटिना के ऊपर फॉल्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमारी क्लियरली इमेज बन जाती है। लेकिन इस वाले डिसीज में क्या होता है, मायोपिक आई में ये होता है कि ये जो लाइट रेज है जस्ट रेटिना के पहले बनना शुरू हो जाती है, जस्ट रेटिना के पहले बनना शुरू हो जाती है। मतलब लाइट आ रही है पर इससे टकराने के बाद कहां पे आ रही है, इसका जो फोकस पॉइंट हो जाता है रेटिना के जस्ट पहले हो जाता है। अब ये वाली तो समस्या हो गई ना दोस्तों कि अब इसको करें क्या और ऐसा हुआ क्यों। तो इसके दो रीजन है। तो रीजन फॉर मायोपिक आई यहां पे मैं लिख देता हूं, रीजन फॉर मायोपिक आई, है ना दोस्तों। तो ऐसा होता क्यों है, पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए होता है या तो कैसे भी करके इस आई बॉल के ऊपर कोई से प्रेशर पड़े। तो आई बॉल, जैसे आपने एक बॉल देखी प्लास्टिक की, टेनिस की बॉल देखेंगे, जैसे आप इसको प्रेशर देंगे तो ये जो रेटिना है ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, पीछे की साइड शिफ्ट हो जाएगा। पीछे की साइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो एक रीजन क्या हुआ हमारे पास, आई बॉल का कंप्रेशन ऑफ आई बॉल, कंप्रेशन ऑफ आई बॉल के ऊपर जैसे ही दबाव पड़ेगा तो वो हो जाएगी, पिचक जाएगी। दूसरा इसका रीजन है डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ, हमारा जो ये वाला लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाए, कम हो जाए। डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की जैसे ही फोकल लेंथ कम हो जाती है तो जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दोस्तों ये दोनों रीजन बड़े अच्छे से समझना। या तो आई बॉल कैसे भी करके कंप्रेस हुई, दब गई का मतलब इसके ऊपर प्रेशर आया, प्रेशर आने की वजह से ये वाला रेटिना जो यहाँ था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ हो गया। तो अब जो हमारी इमेज बननी थी रेटिना के ऊपर वो जस्ट पहले बनना शुरू हो गई। एक ये प्रॉपर रीजन है कि प्रेशर की वजह से ये हो जाता है। दूसरा डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों हमारी आंखों के अंदर है ना नेचुरली भगवान ने एक लेंस बना के दिया हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसका हमने कॉन्वेक्स लेंस की प्रकृति का होता है इसलिए हमको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि क्या होता है इस लेंस का जो थिकनेस है ना, यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्मल आई में हमारी आंखों में जो लेंस है तो ये पतला सा लेंस है। ये क्या है दोस्तों, पतला सा लेंस है। इस लेंस की विड्थ देखो, मोटाई बढ़ गई है, यहाँ पे मोटाई बढ़ गई, तो मोटाई बढ़ गई तो कॉन्वेक्स लेंस की मोटाई बढ़ने के कारण इसकी फोकल लेंथ में चेंज आता है। सर ये क्या नई बात कर रहे हो, अब ध्यान से समझो, बहुत प्यार से समझो। देखो यहाँ पे लेंस पतला है, यहाँ पे लेंस बिल्कुल क्या पतला है। जैसे लाइट रे आई तो पतले लेंस में लाइट को बहुत कम टाइम के लिए रहना पड़ेगा ना यहाँ पे, क्योंकि इसको बिल्कुल कम टाइम के लिए रहना पड़ेगा। और जब लाइट कम टाइम के लिए रहेगी तो ज्यादा ट्रेवल करेगी। ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन है पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के वीडियो का, ध्यान रखना कि यहाँ से जैसे लाइट आई तो यहाँ पे लेंस का थिकनेस क्या है, लेंस की थिकनेस कम है
तो यहाँ पे लाइट कम टाइम के लिए रहेगी, वो कम टाइम के लिए रहेगी तो ज्यादा दूर तक जाएगी। ये क्लियर हुआ? पहले कम टाइम के लिए रहेगी तो ज्यादा दूर तक जाएगी। सर ये समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल ऐसे समझो जैसे बंदूक की गोली होती है दोस्तों, पिस्तौल है आपके पास, आपने पिस्तौल, एयर में आप जैसी गोली मारोगे हवा में तो गोली ज्यादा दूर तक जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर आप वाटर के अंदर या किसी ग्लास के अंदर, किसी मीडियम के अंदर आप गोली मारते हो तो वो जो उसकी स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। पानी के अंदर जब कभी भी गोली जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, आपने देखा होगा। ऐसी लाइट के साथ है, लाइट जब पतले वाले मीडियम में जा रही है तो थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन जैसे ही ज्यादा टाइम के लिए इसमें क्या होगा? लेंस की मोटाई ज्यादा हो गई, लेंस की मोटाई क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो अब लाइट क्या होगी? ज्यादा टाइम के लिए इसके अंदर रहेगी, और ज्यादा टाइम के अंदर अब ग्लास में से पास होगी तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। और स्लो होने की वजह से इसकी जो फोकल लेंथ थी वो यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगी, तो जो इमेज यहां बननी थी वो कहां बन गई? आगे बन गई। ये होता है मायोपिक आई। फिर से समझ लीजिए फटाफट से, अगर आपके लेंस की थिकनेस बढ़ गई है, जिसको नहीं समझ में आया, लेंस की थिकनेस अगर बढ़ गई है ना, मोटाई अगर बढ़ गई, तो अब इसके अंदर लाइट ज्यादा टाइम के लिए रहेगी, इसकी तुलना में इसमें लाइट ज्यादा टाइम के लिए रहेगी। अब ज्यादा टाइम के लिए रहेगी तो लेंस की मोटाई बन गई, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो गया? शिफ्ट हो गया, यहां से कहां हो गया? यहाँ पीछे की साइड आ गया, तो इसकी इमेज यहाँ पे बनना शुरू हो जाती है। ये होता है हमारी नियर साइटेडनेस। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? नियर साइटेडनेस। तो अब इसमें अब इसका उपचार भी करना जरूरी है। तो अब आप ये बताइए कि हमें क्या चाहिए? ये जो फोकल लेंथ है वो जो यहाँ पे फोकस बन रही है वो कहां पे बने? इमेज सबसे लास्ट में बने। तो हमको एक ऐसा लेंस यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जो कन्वर्जिंग नहीं हो, डाइवर्जिंग हो, लाइट को फैलाता हो, लाइट को दूर तक फैलाता हो, लाइट को क्या करता हो? दूर तक फैलाता हो। तो इसलिए इसके उपचार के लिए, है ना, इसकी हीलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे एक लेंस लगाते हैं, जस्ट जहां से लाइट आ रही है इस लाइट के आगे यहाँ पे हम एक लेंस लगा देते हैं। मैं इसी में आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे? हम एक लेंस लगा देंगे। तो ब्लैक कलर से जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा लाइट का वो पोर्शन है जिसके, क्योंकि अब ये तो मोटा हो गया है, ये तो भगवान की देन है, वाला लेंस है हमारी आंखों की, तो आंखों के बाहर हम एक ऐसा लेंस लगा देते हैं जिसकी, ये रहा हमारा दोस्तों, ये हमने कौन सा लेंस यहाँ पे यूज कर लिया? ये लगाया हमने कॉनकेव लेंस। अगला क्वेश्चन है कॉनकेव लेंस ही क्यों लगाया? क्योंकि कॉनकेव लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर होती है और जो डाइवर्जिंग पावर होती है वो ज्यादा होती है, वो क्या करेगा? लाइट को फैलाएगा। अब क्या हुआ दोस्तों? यहाँ से लाइट आई, यहाँ से नई लाइट आ रही है, इसके ऊपर टकराएगी, इसके ऊपर टकराएगी। चूंकि ये पहले से ही लाइट को फैला के भेजेगा, पहले से ही लाइट को क्या करेगा? फैला के भेजेगा, तो ये लाइट जो पहुंचेगी वो पूरी लास्ट तक पहुंच जाएगी। ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। ये वाला जो हमने नया लेंस यूज किया है दोस्तों, ये हो गया। या आप कहें तो मैं इसका वीडियो अलग से, वीडियो का इसका पिक्चर अलग से बना देता हूँ। मायोपिक आई में लाइट यहीं पर रुक रही थी, लेकिन जैसे आपने लेंस लगाया तो लेंस ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी और यहाँ पे रेटिना के ऊपर इमेज बन जाएगी, जिससे आपको क्लियरली दिखने लगेगा। तो आप कभी भी देखें छोटे बच्चों को, जो क्या हुआ, दूर की चीजें, नियर साइटेडनेस, दूर की चीजें ठीक से नहीं देख पाते हैं, है ना, जो बच्चे पीछे बैठते हैं उनको बोर्ड का कई बार नहीं दिखता है। उसका बेसिक रीजन है कि उनको क्या हो सकता है? नियर साइटेडनेस हो सकती है, क्योंकि आंखों के ऊपर प्रेशर बढ़ा तो ये इसका साइज बढ़ गया है, इसलिए वो ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। आपको ये रीजन कंप्रेशन ऑफ आई बॉल और डिक्रीज इन फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कम क्यों? क्योंकि इसकी मोटाई बढ़ गई, उसकी मोटाई बढ़ी तो जो फोकस है वो पीछे की ओर शिफ्ट हो गया। ये है हमारा पूरा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आई डिसीज, हाइपोमेट्रोपिया। हाइपोमेट्रोपिया क्या होता है? सबसे पहले ये समझ लीजिए दोस्तों, तो ऐसी डिसीज जिसमें हमको दूर का मतलब फार, दूर की चीजें तो आसानी से दिखाई दें पर नियर की चीजें आसानी से नहीं दिखाई देती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस। अच्छा, दूर और पास का क्यों ऐसे इसका नाम फार साइटेडनेस क्यों है? देखो ये नॉर्मल आई है, पहले ये समझो, ये हमारी क्या है? नॉर्मल आई है। यहाँ से लाइट आई, इस पे टकराई, रेटिना के ऊपर गिरा, ये बिल्कुल परफेक्ट आई है। पर जैसे क्या हुआ, जब ये हाइपरमेट्रोपिक आई हो जाती है, मतलब कि जब ये बीमारी हो गई आपको, तो यहाँ से लाइट आई, इस लेंस के ऊपर गिरेगी, और लेंस के ऊपर गिरने के बाद ये देखो रेटिना से दूर चली गई। कहाँ चली गई? दूर चली गई। तो इसको बोलते हैं देखो फार साइटेडनेस, मतलब दूर चली गई, हमारी जो साइड थी वो दूर शिफ्ट हो गई। इसके पहले जो हमने पढ़ा था नियर साइटेडनेस, क्या पढ़ा था दोस्तों? नियर साइटेडनेस, उसमें ये वाली जो फोकस था वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, है ना, वो फोकस यहाँ शिफ्ट हुआ था, इसलिए हमने उसको क्या कहा था? नियर साइटनेस, मतलब रेटिना के जस्ट आगे शिफ्ट हो गया, नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष, है ना, ये नाम इस हिसाब से रखे हुए हैं, तो आपको ये नाम मैं बता रहा था। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? जिसमें हम दूर की चीजें, तो दोस्तों दूर की चीजें कोई व्यक्ति अगर आसानी से देख सकता है, दूर की चीजें ये नहीं
कि अब बहुत ज्यादा दूर की यहाँ पे दिल्ली में क्या हो रहा है ये नहीं बता पाएगा वो आपको। कुछ बच्चे होते हैं जैसे क्लास में जो सबसे पीछे बैठे हुए, पीछे बैठेंगे आसानी से बोर्ड का सब कुछ दिख रहा होता है उनको, लेकिन जैसे उन्हीं बच्चों को अगर आगे बिठा दिया तो उनको दिखने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ऐसे बच्चे जिनको दूर का साफ साफ दिखता है लेकिन नियर का, पास का ठीक से नहीं दिखता है ना। जैसे पेपर वगैरह पढ़ रहे तो पेपर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन लोगों को देखना आप लोग, कुछ जैसे मम्मी या पापा को कभी देखना घर पे, उनको एक चश्मा भी लगा होता है ना। तो अगर उनको चश्मा नहीं लगाया, किसी दिन चश्मा वो भूल गए, है ना, ध्यान से समझिए, तो वो दूर की चीजें तो ठीक से पढ़ ले रहे हैं, लेकिन पेपर तो पास में रख के पढ़ना पड़ता है। लेकिन जैसे पेपर पास में रखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, ब्लर ब्लर कुछ दिखेगा, वर्ड समझ में नहीं आते, तो वो छोटे शब्दों को पढ़ने के लिए वो पेपर को क्या करते हैं, हल्का सा दूर ले जाते हैं, क्योंकि उनको कौन सी बीमारी है, हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि दूर की चीजें तो बस आपसे पढ़ लेंगे लेकिन पास की चीजें ठीक से नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे कई बार आप घर में देखना, आपके दादाजी, आपके पिताजी, है ना, ऐसे या चाचा वगैरह, ये लोग क्या करते हैं कि पेपर को कई बार दूर रख के पढ़ते हैं, और दूर रख के पढ़ते हैं मतलब उनकी दूर की नजर तो ठीक है, पास की नजर ठीक नहीं है। इस प्रकार की अगर उनको कोई सी डिसीज है तो उनको कौन सी डिसीज है, हाइपरमेट्रोपिया। पहले तो ये हमने डिस्कस किया कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ठीक है दोस्तों, मतलब दूर की चीजें सही से दिखना, पास की चीजें ठीक से नहीं दिखना। आगे बढ़ते हैं हम, ये हुई हमारी नॉर्मल आई, नॉर्मल आई में ये होता है। अब ये हाइपरमेट्रोपिया का रीजन क्या है, ये होता क्यों है, रीजन फॉर हाइपरमेट्रोपिया, है ना, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है, तो इसके दो रीजन है। आपकी आई शॉर्टनेस ऑफ आई बॉल, जो हमारा जो आई बॉल का साइज है ये शॉर्ट हो जाए, ये जैसे इतना बड़ा ये कम हो जाए, तो देखिए कम हुआ तो ये हमारा फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया, ये देखो, इसको अगर ऐसे पिचका दें तो ये क्या हो जाएगा, बाहर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब हमारा फोकस क्या हो गया, बाहर की हो गया। तो ये शॉर्टनेस ऑफ आई बॉल, और दूसरा इसका बड़ा रीजन है थिननेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का पतला हो जाना, ये मेन रीजन है। इसके दो बड़े रीजन है। जैसे ही हमने नियर साइटेडनेस पढ़ा था कि वो उसके अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है वो मोटा हो जा रहा था, पर इसमें जस्ट इसका उल्टा होगा कि कॉन्वेक्स लेंस क्या हो गया, इसकी तुलना में ये देखोगे तो पतला हो गया, है ना, ये इसकी तुलना में ये थिक है, ये क्या है दोस्तों, ये थिक है, THICK थिक है, और ये क्या होगा, थिन होगा, ये पतला हो गया। तो ये दो बेसिक रीजन है, इसको हम पूरा कंप्लीटली समझते हैं। तो ये क्यों होता है, रीजन फॉर हाइपर, क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ आई बॉल, ये आई बॉल का छोटा हो जाना, आई बॉल जैसे छोटा हुई तो ये फोकस बाहर हो गया, या फिर थिननेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, दो रीजन की वजह से हो सकता है। तो या तो ये हुआ हो, या फिर ये जो मोटा लेंस था ये क्या हो गया, यहाँ पे आके बिल्कुल पतला हो गया, थिन हो गया। अब थिन हो गया तो ध्यान से समझिए, जो रीजन मैंने पहले बताया था, थिन हो गया, कोई सा कांच का टुकड़ा बहुत पतला हो गया, है ना, ये ग्लास है, पतला हो गया, पतला हो गया, अब इसके अंदर लाइट जाएगी तो बहुत कम समय के लिए रहेगी, और जब कम समय के लिए रहेगी तो स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इस मीडियम में इसको कम रहना है ना, एयर में ज्यादा रहना है, मतलब दूसरे मीडियम में ज्यादा रहना है। तो जैसे यहाँ पे टकराएगी तो कम समय के लिए, लाइट जितना कम समय के लिए रहेगी उतना ज्यादा ट्रेवल करेगी, तो उतना ज्यादा ट्रेवल करेगी तो इसका जो आगे जाके जो फोकस जहाँ पे मिलना चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, रेटिना के बाहर हो जाएगा। इस प्रकार से बीमारी को का नाम देंगे हम हाइपरमेट्रोपिक आई। क्लियर हुआ दोस्तों, ये पहले तो प्रॉब्लम क्या थी और फिर ये प्रॉब्लम क्या है, ये क्लियर हो गया, ये नॉर्मल आई और फिर याली आई, ये दो रीजन है, शॉर्टनेस ऑफ आई बॉल जो मैं क्लियर कर चुका हूँ, और थिननेस, आई के जो लेंस है उसका पतला हो जाना, पतला हो गया, लाइट कम समय के लिए रहेगी तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन फोकल लेंथ, इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस की फोकल लेंथ का बढ़ जाना, ये एक रीजन हो सकता है। अब इसको कैसे ठीक करेंगे, इसको ठीक करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, हमको ऐसा लेंस यूज करना है जो, अभी देखो अभी लाइट आपकी दूर तक ट्रेवल कर रही है, अभी लाइट क्या हो रही है दोस्तों, दूर तक ट्रेवल कर रही है, तो लाइट को कम ट्रेवल कराना है, मतलब लाइट को एक जगह जल्दी से इकट्ठा कर दे, तो हमें ऐसा लेंस यूज करना पड़ेगा जो लाइट को एक जगह इकट्ठा कर देता हो, जो पास में ही इकट्ठा कर देता हो, दूर नहीं ले जाता हो, तो उस लेंस को हम बोलेंगे कन्वर्जिंग। अच्छा पहले 2 मिनट के लिए ये भी समझ लीजिए आप लोग, दो टाइप के हमारे पास लेंस होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस है दोस्तों, कॉनकेव लेंस है दोस्तों, तो कॉनकेव लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग
लेंस। इसके पहले जो हमने पढ़ा था उसमें डाइवर्जिंग लेंस यूज किया था, और कॉन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस जो लाइट को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। तो देखिए अब यहाँ पे ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर रही है लाइट, तो हम इसके क्योरनेस के लिए, इसको सही करने के लिए इसके जस्ट आगे आंखों के ठीक सामने हमारे चश्मे में हम कौन सा लेंस लगा देंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। और कॉन्वर्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। तो ये जैसे लाइट गई है यहाँ पे देखेंगे तो लाइट गई है दोस्तों, और ये लाइट को पहले से ही दबा दिया, लाइट को पहले से ही क्या कर दिया, प्रेशर करके कम कर दिया। तो अब ये जो ज्यादा ट्रेवल करने वाली थी अब कम ट्रेवल करेगी, इससे वापस से क्या हो गया, ये हमारे रेटिना के ऊपर इमेज बन जाएगी, और इस इमेज में प्रॉपर रेटिना के ऊपर बनेगी तो ठीक से दिखने लगेगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया है आपको, है ना। नॉर्मल आई, हाइपरमेट्रोपिक आई और कॉन्वेक्स लेंस वाली आई, है ना। जब हम इसको फिजिक्स में जब इसी पोर्शन को पढ़ते हैं ना, तो आपको एक नई एक्स्ट्रा चीज पढ़ने को मिलेगी कि जो कॉन्वेक्स लेंस होती है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और जो कॉन्केव लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ क्या होती है दोस्तों, नेगेटिव होती है ना। सर ये क्यों बता रहे हो, हमारे क्या काम कर, ध्यान से समझो। यहां से भी अगर थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन अगर आपसे बनाए तो आप उसमें भी अटक सकते हैं। एक क्वेश्चन होता है, जैसे कई बार आप हॉस्पिटल में जाते हैं, है ना, तो आपसे नंबर पूछते हैं आपका पॉजिटिव में नंबर है या नेगेटिव में नंबर है। ध्यान से समझिए, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में। तो किसी ने फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे प्लस 0.2 का नंबर है, या 0.3 का है, +1 का नंबर है, या +2 का नंबर है। समझ में आ रहा है आपको, ये क्लियर हो रहा है। अगर आपका कहा कि +2 है, इसका मतलब कि आपकी आंखों में जो लेंस लगा हुआ है वो कौन सा लेंस है। अगर उसने बोला प्लस में है, तो पहले तो आप क्लियर हो जाइए कि प्लस में किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की पावर होती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव है। तो हमारी, अगर किसी ने कहा कि मेरी आंखों में आंखों का जो चश्मा है उसका नंबर पॉजिटिव है, इसका मतलब फोकल उसमें कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हुआ दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस। यदि इसने कहा कि नहीं नहीं मुझे तो नेगेटिव नंबर है, माइनस में नंबर है, माइनस में नंबर कब लगता है, जब हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या हो जाएगा, माइनस में नंबर यूज होगा। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने कौन सा लेंस यूज किया, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो आपसे यदि असर्शन और रीजन में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि टफ क्वेश्चन बन सकता है आपको ऐसे कि किसी व्यक्ति को पॉजिटिव नंबर का चश्मा लगा हुआ है, क्लियर हुआ, पॉजिटिव नंबर का चश्मा, तो बताइए इसे कौन सी बीमारी है, नियर साइटनेस, फॉर साइटनेस और रीजन हो सकते हैं। तो देखिए अगर पॉजिटिव वाला चश्मा लगा हुआ है, इसका मतलब ये कि लाइट को इकट्ठा करना था। लाइट को इकट्ठा क्यों करना था, क्योंकि रेटिना के बाहर जा रही होगी, रेटिना की जब बाहर लाइट जा रही होगी तो हमने उस बीमारी को क्या कहा है, फॉर साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया। जिसे नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से देखो, क्योंकि ये जरूरी पॉइंट है। अगर किसी ने कहा कि मेरा चश्मे का नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव है का मतलब मैंने कौन सा लेंस यूज किया, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या कर रहा था, लाइट को फैला रहा था। लाइट को फैलाना क्यों जरूरत पड़ी, ध्यान से समझिए, क्योंकि लाइट क्या हो फैलाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो कम दूरी ट्रेवल कर रही थी। कम दूरी किस में ट्रेवल करती है लाइट, जब रेटिना की जस्ट आगे इमेज बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं मायोपिक आई या नियर साइटेडनेस। तो नियर साइटेडनेस में जो हम चश्मा यूज करते हैं उसमें कॉनकेव लेंस यूज होता है, मतलब नेगेटिव वाला चश्मा यूज होगा, मतलब इसका नंबर नेगेटिव में होगा। और इस वाले में हाइपरमेट्रोपिक आई में कौन सा चश्मा यूज होगा दोस्तों, जिसमें पॉजिटिव होगा, लाइट को पहले ही कन्वर्ट करके भेजेंगे तो रेटिना के ऊपर गिर जाएगी। और ये आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। आई थिंक तो दोस्तों आई थिंक क्लियर हो गया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, दूर की चीजें ठीक से दिखना, पास की चीजें ठीक से नहीं दिखना है। नॉर्मल आई में इसमें इमेज क्या हो जाएगी, बाहर बनेगी, और इमेज बाहर बनेगी तो इसके इलाज के लिए जो चश्मे में आपके लेंस यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो स्पेशली याद रखना है कौन से बीमारी में कौन सा लेंस आपको यूज करना है। तो इसमें कौन सा लेंस यूज होने वाला है दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ। आई का जो नेक्स्ट डिसीज है या डिफेक्ट है, वैसे तो ये सारे के सारे डिफेक्ट ही पढ़ना है, अभी डिसीज तो हम शुरू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया। अभी अपन ने सीखा नियर साइटनेस, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, फॉर साइटेडनेस, इन दोनों को हमने क्लियर किया। अब तीसरे नंबर पे ये आया है प्रेस बायोपिया, जिसे हिंदी में दृष्टि वैषम्य भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया आप नॉर्मली पहले आप ऐसे समझ लीजिए कि ये प्रेस बायोपिया हर किसी को नहीं होगा। मतलब शुरू में आपकी जो एज है, जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल, शुरू की 40 साल की, मैक्सिमम 40 साल की एज तक ये देखने को नहीं मिलता।
लेकिन 40 साल की एज के बाद प्रेस बायोपिया होना शुरू हो जाता है। प्रेस बायोपिया में होता क्या है पहले ये समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रेस बायोपिया में जो ओल्ड पर्सन होता है उन्हें ही कैन नॉट रीड एंड राइट कंफर्टेबली, वो ऐसा व्यक्ति ठीक से ना तो लिख सकता है ना रीड कर सकता है। ये क्लियर हो रहा है दोस्तों। मतलब प्रेस बायोपिया में आफ्टर द एज ऑफ 40, 40 से 42 साल की एज के बाद व्यक्ति ना तो ठीक से लिख पाता है ना देख पाता है, अगर किसी की आई में अगर ये डिफेक्ट हो गया है तो, ठीक है दोस्तों। पर ये डिफेक्ट होता क्यों है? ये डिफेक्ट इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि देखिए ये हमारी नॉर्मल आई है, ये दोस्तों ये क्या है हमारी नॉर्मल आई। नॉर्मल आई में क्या है, यहाँ से लाइट रे आ रही है, हमारा लेंस है ना, कॉर्निया से होते हुए ये वाला जो पोर्शन है कॉर्निया है, ये यहाँ से होते हुए किसके ऊपर गिर रही है, रेटिना की। नॉर्मल आई में ये होता ही है। बट क्या होता है इसमें प्रेस बायोपिक आई में, यहाँ से लाइट रे आई और चूंकि इसका ये वाला जो लेंस है ये थिन हो जाता है। सर ये वाली बात तो आपने हाइपरमेट्रोपिया में भी बताई, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं 2 मिनट में डिफरेंस भी बता देता हूँ। तो उसके कारण ये लेंस थिन हुआ, थिन होने की वजह से जो इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे होनी थी वो रेटिना के बाद होती है। तो सर हमारे साथ प्रॉब्लम तो वही की वही है ना, हाइपरमेट्रोपिया में भी तो हमने यही सीखा और इसमें भी यही सीखना, तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस दोस्तों यहाँ समझना, दोनों के रीजन अलग अलग है। हाइपरमेट्रोपिया में जो आई बॉल का साइज था दोस्तों वो शॉर्ट हो रहा था, आई बॉल का साइज क्या हो रहा था, शॉर्ट हो रहा था। उसमें हमने एक रीजन ये भी पढ़ा है, बट इसका स्पेशल रीजन ये है कि प्रेस बायोपिया में आई बॉल का साइज फिक्स रहता है, वो शॉर्ट नहीं होता है, ठीक है। आई बॉल का साइज ऑफ आई बॉल इज फिक्स्ड और मे बी नॉर्मल, है ना, इसमें आई बॉल में कोई चेंजेस नहीं होता। अब जब प्रेस बायोपिया पढ़ रहे हैं दोस्तों तो उसमें हाइपरमेट्रोपिया से डिफरेंस करते हुए आपको आना चाहिए, क्योंकि आप वैसा का वैसा हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेस बायोपिया में आई बॉल का जो साइज है वो क्या होता है, वो चेंज नहीं होता है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में वो शॉर्ट हो जाता था इसलिए। अच्छा ये प्रेस बायोपिया सिर्फ ये नहीं कि आई बॉल का, तो प्रॉब्लम किससे शुरू हुई, साइज तो वही का वही है, साइज जब वही का वही है तो फिर प्रॉब्लम कैसे समझ में आ रही है। तो देखो सबसे पहले दोस्तों ये क्या होता है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है आंखों में, क्रिस्टलीय लेंस लगा होता है हमारी आंखों में। इस लेंस में जो इलास्टिसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इलास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। लेंस की अकोमोडेशन जो पावर होती है वो ठीक से प्रॉपर काम नहीं करती है। अल्टीमेटली मैं कहूं यहाँ पे जितनी भी सीलियरी मसल्स से ये कनेक्टेड होता है, सीलियरी मसल्स का ये काम होता है कि दूर के ऑब्जेक्ट और पास के ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली देखना, ये सीलियरी मसल्स का ये काम होता है। पर क्या होता है आफ्टर द एज ऑफ 40 ये जो सीलियरी मसल्स होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से ये लेंस क्या होता है, लेंस ऑफ आई बिकम हार्ड, लेंस ऑफ आई बिकम हार्ड। ये जो आंखों के अंदर जो लगा हुआ लेंस है दोस्तों वो एकदम हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाता है मतलब अब वो जब देखो जब कभी भी हमें किसी भी दूर के ऑब्जेक्ट या पास के ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो ये जिस एज में अभी हम हैं ये प्रॉपर्ली फटाफट से क्या होता है इसकी जो थिकनेस है वो कम भी हो जाती है और ज्यादा भी हो जाती है, किसकी, हमारे लेंस की। अगर दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो थिन भी हो जाएगी और थिक भी हो जाएगी अकॉर्डिंगली, है ना, दूर और पास के ऑब्जेक्ट को देखना। क्लियर हो रहा है दोस्तों। पर लेकिन इसके केस में क्या हो जाता है, हमारा लेंस हार्ड हो जाता है क्योंकि सीलियरी मसल्स एक एज के बाद ठीक से प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती है। ये मैक्सिमम जब देखा जाता है ओल्ड पर्सन में देखा जाता है, जिसकी वजह से लेंस क्या हो गया दोस्तों, हार्ड हो गया। अब लेंस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है और ये थिन हो जाता है। लेंस क्या हो जाता है, ये वाला लेंस हल्का सा पतला हो जाता है ना। हार्ड होने के बाद ये क्या हो जाएगा, कोई सी भी चीज हार्ड होती है दोस्तों तो सूखती है ना, थिन हो जाती है। थिन होने की वजह से इसके अंदर से लाइट जल्दी पास होती है और इमेज बाहर बनती है, ठीक है दोस्तों। अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए, और एक और ओल्ड लोगों में हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। मतलब हमको किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉर एग्जांपल अगर इस पे कुछ लिखा हुआ है तो इसको आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा तभी दिखेगा। पर प्रेस बायोपिक पर्सन में ये जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है फॉर द मैन ये 200 सेंटीमीटर हो जाती है। मतलब 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर नहीं, इसको 200 सेंटीमीटर दूर रखोगे जब उसको दिखाई देगा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस फॉर प्रेस बायोपिक पर्सन, प्रेस बायोपिक डिफेक्ट जो पर्सन होता है वो कितनी हो जाती है दोस्तों, 200 सेंटीमीटर।
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें ये बहुत बेसिकली आपको डिफरेंस की हाइपरमेट्रोपिया और ये इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। हाइपरमेट्रोपिया में भी इमेज बाहर फॉर्म होती है और पेरिसबायोपिया में बाहर फॉर्म हो रही है, तो उसके पीछे का डिफरेंस आपको याद रखना है। इसमें शॉर्टनिंग नहीं हुई है आई बॉल जैसी यहाँ थी वैसी की वैसी यहाँ है। ये थिन इसलिए हुआ क्योंकि लेंस ही हार्ड हो जाता है, क्योंकि सिलेरी मसल्स वर्क नहीं करती, ये मेन रीजन है। ठीक है दोस्तों, अब इसके करेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके करेक्शन के लिए वही जो हमने हाइपरमेट्रोपिया में किया था वही वाला यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, यहाँ से जो आई लेंस आई उसको कम कर देगा, डिक्रीज कन्वर्जिंग लेंस को कम कर देगा उसकी रेस को, और इस पे गिरेगी तो यहाँ पे रेटिना के ऊपर इमेज बन जाएगी। क्लियर है दोस्तों? अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस आते हैं इनकी पावर अलग अलग होती है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे आते हैं जैसे मोनो कॉन्वेक्स लेंस, बायफोकल कॉन्वेक्स लेंस, और एक और लेंस आता है जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव फोकल लेंथ। ठीक है दोस्तों, जो मोनोफोकल लेंथ का जो कॉन्वेक्स लेंस आता है उसमें या तो आप पास की दूर के लिए या दूर की चीज के लिए एक ही बार में आपको देखा जाता है। दूसरे नंबर पे जो लेंस आता है जिसको हम बोल रहे हैं डायफोकल लेंथ या बायफोकल लेंथ वाला जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसमें दूर की चीज और पास की चीज की देखने में, मतलब जैसे आपने दूर का ऑब्जेक्ट देखा और फिर जैसे पास का ऑब्जेक्ट देखा तो एक फटाफट से जंप आता है। अभी क्या हो रहा है, जैसे अभी दोस्तों अभी आपकी आंखें ठीक है, आप दूर की लिखी हुई चीज को पढ़ रहे हो फिर पास की चीज को पढ़ रहे हो तो फटाफट से पढ़ लेते हो, क्योंकि इसका जो थिकनेस है वो कम ज्यादा फटाफट से फ्लेक्सिबल है, फटाफट से इलास्टिसिटी अच्छी है तो अभी हो जा रही है। पर एक एज के बाद उसकी इलास्टिसिटी काम नहीं करती, तो दूर की चीज और पास की चीज देखने में वो फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी नहीं। पास की चीज तो आप देख ही नहीं पाओगे, दूर की चीज ही देख पाओगे प्रेसबायोपिया में। लेकिन जब आप इसमें जो मैं दूसरे नंबर का लेंस बता रहा हूँ, बायफोकल लेंथ वाला जो लेंस बता रहा हूँ, उसके अंदर जब आप देखोगे तो एक जंप आता है। इसलिए हम जो तीसरे प्रकार का जो लेंस होता है जिसे हम प्रोग्रेसिव लेंस रहते हैं उसका यूज करते हैं ताकि वो प्रॉपरली दिखे आपको। क्लियर है दोस्तों? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया है। इसमें आपको लगाने के लिए 3 लेंस आएंगे, मोनोफोकल लेंथ, डायफोकल लेंथ, इसको बायफोकल लेंथ भी बोलते हैं, और प्रोग्रेसिव लेंस। तो प्रोग्रेसिव लेंस इज मोर बेटर बाय बोथ, हालांकि आप अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं, है ना, जितनी पावर है। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया है ना। इसकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 200 सेंटीमीटर हो जाती है। इसमें स्पेशली याद रखना है कि ये ओल्ड मैन में होता है, ओल्ड पर्सन में देखने को मिलेगा। किसमें? ओल्ड पर्सन में ये देखने को मिलता है। और इसका ये नॉर्मल आई, ये प्रेसबायोपिक आई और कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इसका करेक्शन होता है दोस्तों। तो आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ, देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट डिफेक्ट, इसे समझते हैं। हमारा नेक्स्ट डिफेक्ट है, आंखों में हमने सबसे पहले पढ़ा नियर साइटनेस, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, और अब हम आए एस्टिग्मेटिज्म जिसे हम बोलते हैं अबिंदुकता। होता क्या दोस्तों, देखो हमारी जो आई है, नॉर्मल आई है, उसमें क्या होता है, नॉर्मल आई में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई सी लाइंस बनाई है, यहाँ पे ये नॉर्मल आई है, तो हर एक लाइन की, हर एक ब्लैक लाइन की आपको प्रॉपर इंटेंसिटी दिखाई दे रही होगी, है, हर एक लाइन की एक प्रॉपर इंटेंसिटी दिखाई दे रही होगी। अगर आपको ऐसी भी मैं ऑल लाइनें खींच दूं तो ये सारी की सारी लाइनें आपको प्रॉपर दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, ये नॉर्मल आई में अगर जब आप इसको देख रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पर एस्टिग्मेटिज्म में हो क्या जाता है, इन लाइनों की प्रॉपर इंटेंसिटी देखने में वेरिएशन आ जाता है। वेरिएशन ऑकर, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इन नॉर्मल आई में सारी की सारी इंटेंसिटी क्या दिखेगी, है ना, इन नॉर्मल आई, इन नॉर्मल आई ऑल द लाइन्स looks same intensity but in astigmatic eye variation in this line occurs, है ना, वेरिएशन इन इंटेंसिटीज ऑफ दिस लाइन ऑकर। होता क्या दोस्तों, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो ये लाइनें आपको प्रॉपर दिख रही है, ऐसे ध्यान से समझिए,
ये लाइनें आपको क्या दिख रही हैं, प्रॉपर दिख रही हैं। पर एस्टिमेटिक आई में ये वाली जो लाइनें हैं आपको ऐसी ऐसी दिखने लगेगी, हल्की हल्की से ऐसे ऐसे दिखने लगेगी। ये वाले डायग्राम आप अपनी जैसे कहीं पे भी ऐसे लाइनें बनी हुई है दोस्तों, तो अगर आप अपनी आंखों को हल्का सा 50 या 60 डिग्री बंद करते हैं तो आपको ऐसे दिखने लगते हैं डायग्राम। तो इस टाइप के नॉर्मल व्यक्ति को ये ऐसा दिखेगा और यही वाली लाइन दूसरे व्यक्ति को ऐसी दिखने लगेगी। उसमें बहुत सारे से ऐसे क्रॉस आने लगते हैं, नीचे नीचे ऐसे कर्वेचर के फॉर्म में दिखाई देना लगता है। इस टाइप की जो आई डिफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं एक्सट्रीमेटिज्म। अब होता क्या है, पहले क्लियर हुआ, जो आई है वो कर्व के फॉर्म में दिखने लगेगी, जो लाइन है सॉरी जितनी भी लाइन है वो क्या होंगी, कर्व के फॉर्म में आपको दिखना शुरू होंगी। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमेटिज्म। तो नॉर्मल आई में तो क्या हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया से हो रहा है, बट एक्सट्रीमेटिक आई में क्या होता है, होता क्यों, ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, क्योंकि क्या होता है जो कर्वेचर है उसमें बहुत सारे वेरिएशन आना शुरू हो जाते हैं। कौन सा कर्वेचर, ये जो हमारा कॉर्निया है, ये क्या है दोस्तों, कॉर्निया। यहाँ पे नॉर्मल आई में कॉर्निया देखिए कितना स्मूथ है ना, यहाँ पे कितना स्मूथ बनाया गया है। बट इन एस्टिमेटिक आईज इसमें जो कर्वेचर है दोस्तों, इसका जो कर्वेचर है आप देखेंगे तो इसका कर्वेचर कितना टेढ़ा मेढ़ा है ना, तो वेरिएशन आ जाता है इसमें, वेरिएशन इन कॉर्निया। अब हुआ क्या, जैसे जैसे वेरिएशन आया दोस्तों, तो जैसे भी यहाँ पे लाइट आई, जैसे भी यहाँ पे लाइट आ रही मान लो सीधी, तो ये इसके ऊपर ऐसे गिरेगी, ऐसे गिरने के बाद लाइट ऐसे फैल जाती है। तो प्रॉपरली जहां पे लाइट को गिरना चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए वहां नहीं आएगी, कहीं पे भी रैंडमली लाइट चली जाती है। आई थिंक क्लियर हो रहा है आपको, क्या हुआ, कर्वेचर बिगड़ा हुआ, कर्वेचर टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग है, तो यहाँ से जो लाइट आ रही है वो इस लेंस के ऊपर तो गिर रही है पर प्रॉपर वे में शेप में नहीं गिर रही है, तो जिस डायरेक्शन में आ रही है उस डायरेक्शन से जाके यहाँ से रिफ्लेक्ट होती चली जा रही है ना। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ से टकराने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में फैलती जा रही है, जिसके कारण आंखों के अंदर एक प्रॉपर इमेज कभी भी फॉर्म नहीं हो पाती है। जो इमेज फॉर्म होती है वो इस प्रकार से, जो लाइनें हैं उनको देखने में प्रॉब्लम आती है, इसी को हम बोलते हैं एस्टिमेटिज्म। इस टाइप की बीमारी को सॉल्व करने के लिए है ना, इसका करेक्शन के लिए, इस डिफेक्ट के लिए कॉन्टेक्ट लेंस वगैरह डॉक्टर देते हैं और इसका सर्जरी से भी प्रॉपरली इलाज होता है। क्योंकि इसमें किस में प्रॉब्लम आई है हमको, आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे कॉर्निया में प्रॉब्लम आई, और कॉर्निया में प्रॉब्लम आई और यही वो हिस्सा है, आपने अगर हमने पढ़ा है तो यही वो हिस्सा है जिसे हम डोनेट करते हैं। अगर आपका कॉर्निया खराब है तो आप डोनेट क्या ही करोगे, ठीक है। तो अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसके कर्वेचर में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कौन सी बीमारी है, एस्टिमेटिज्म। ये नॉर्मली इतनी जल्दी आती नहीं बीमारी, बहुत ज्यादा एज के बाद या फिर आंखों में बहुत ज्यादा कुछ कचरा वगैरह चले जाने के बाद, लगातार ऐसे लोग जो ऐसे धूल मिट्टी में ज्यादातर काम करते हो उनके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अदरवाइज ये एस्टिमेटिज्म वाली जो समस्या है वो नॉर्मली नहीं देखी जाती है। 10th क्लास में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो आपको ये चारों डिफेक्ट अच्छे से पता होने चाहिए जो अभी तक हमने क्लियर कर। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ, मतलब नेक्स्ट डिसीज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमने 4 डिफेक्ट कंप्लीट किए। अब 4 डिफेक्ट कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट डिसीज के ऊपर पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं कैटरैक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, कैटरैक्ट। होता क्या है ये, जिसे हिंदी में मोतियाबिंद भी कहा जाता है। मोतियाबिंद तो हम कहते हैं, इसे हम सफेद मोतियाबिंद भी कहेंगे, सफेद मोतियाबिंद। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारी ऐसे आई बॉल होती है, इसको फटाफट से देखते हैं। इस टाइप से, अरे इस टाइप से दोस्तों हमारी एक आई बॉल होती है, इसलिए डायग्राम पहले ही बना लेना चाहिए क्या। इस टाइप से दोस्तों हमारी आई बॉल होती है, यहाँ पे हमारा कॉर्निया होता है और यहाँ पे हमारा एक प्यारा सा छोटा सा आर्टिफिशियल जो ट्रांसपेरेंट लेंस होता है ये लगा होता है। ठीक है दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन, ये लेंस बना किससे, सिलियरी मसल से जुड़ा हुआ है, ये क्या बना हुआ था हमारे पास, लेंस बना हुआ रहता है। ये लेंस बना होता है दोस्तों प्रोटीन का। लेंस किसका बना होता है, लेंस बना होता है वाटर प्लस में प्रोटीन। वाटर और प्रोटीन को मिला के हम क्या बनाते हैं दोस्तों, हम क्या बनाते हैं, मतलब भगवान ने ही बना के भेजा हुआ है प्रोटीन। अब प्रोटीन की क्या खासियत होती है कि कुछ टाइम के बाद प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है। प्रोटीन का क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन। सर डीनेचुरेशन का मतलब क्या, तो हम समझते हैं धीरे धीरे। डीनेचुरेशन का मतलब, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने दोस्तों अंडा देखा है, जब अंडा बॉईल नहीं हुआ होता है तो उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, लेकिन बॉईल होने के बाद वो अंडे कैसा सॉलिड फॉर्म में दिखना शुरू हो जाता है आपको। इसको कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो था वो अलग अलग फॉर्म में ऐसे पड़ा हुआ था, वो अपने को फाइबर फॉर्म में
चेंज कर लेता है एग के अंदर, इसी को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का अपनी शेप को चेंज कर लेना ही क्या कहलाता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये हमारा जो लेंस है वो किसका बना हुआ, वाटर और प्रोटीन का बना हुआ है दोस्तों। तो कुछ समय के बाद इसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसका डीनेचुरेशन हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, किसका, नेचर में बदलाव होना, इसी को हम कहते हैं डीनेचर, है ना, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो जैसे डीनेचुरेशन हुआ दोस्तों, तो इसके अंदर जो लेंस है उसके अंदर ये पूरा का पूरा लेंस क्या हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा। ये लेंस प्रॉपर नहीं रहेगा, आपको कौन सा लेंस हो जाएगा, ये क्लाउडी हो जाएगा, क्लाउडी लेंस हो जाएगा। अब क्लाउडी लेंस हो गया है तो ये पूरा का पूरा क्लाउडी हो गया। तो अब इसके अंदर से कोई सी भी लाइट रे आई, पहले तो आ रही थी प्रॉपरली यहाँ पे गिर रही थी, पर यहाँ से लाइट रे आई तो चूंकि क्लाउडीनेस होने की वजह से उतनी जगह पे लाइट अंदर जा ही नहीं पाएगी, मतलब जाएगी पर ठीक से नहीं जा पाएगी, तो इसी को हम बोलते हैं कैटेरैक्ट। और ठीक से इमेज बनेगी नहीं तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, इसे हम कहते हैं सफेद मोतियाबिंद। इसके बाद हम एक और पढ़ेंगे जिसे हम बोलेंगे ब्लैक मोतियाबिंद। तो अब इसका इलाज क्या है, देखो कहने के लिए डॉक्टर बोलते हैं कि देखो इसका सर्जरी ही एक ही उपाय है कि इसका सर्जरी करवाइए, है ना। कैटरेक्ट के बारे में ऐसा भी कहते हैं कि ऐसा ही है कि ये कैटरेक्ट सभी को ही होना, मोतियाबिंद एक एज के बाद सभी को होना है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो लेंस है वो प्रोटीन का बना हुआ है। प्रोटीन की क्या खास बात है, क्योंकि वो डीनेचर तो होता ही है, वो डीनेचर होगा तो ये लेंस हमेशा के लिए क्या होगा, क्लाउडी होगा। और किसी का जल्दी क्लाउडी हो जाता है, किसी का देर से क्लाउडी होगा, बस इतना सा फर्क पड़ता है। तो अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज के लिए ऐसा कहते हैं कि गोलियां भी आती हैं, दवाइयां भी आती हैं, और कहते हैं कुछ एक्सरसाइज भी करो आंखों की, है ना, तो उससे सही हो जाता है। बट साइंटिफिकली जो प्रूफ है सिर्फ सर्जरी है ना। बाकी जो मैंने बताई है, दवाई लीजिए और योगा कीजिए, इन सब से इसका साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं है अभी तक। तो इसकी डायरेक्टली क्या करनी होती है दोस्तों, सर्जरी करनी होती है। सर्जरी भी अगर आप देखोगे तो सर्जरी के लिए जैसे समझ लीजिए, ये सबसे पहले हमारा क्या होता है, ऐसे आंखों को सामने से देखें तो ये वाला पोर्शन 2 मिनट के लिए समझ लीजिए कॉर्निया है, कॉर्निया के अंदर प्यूपिल रहेगा, और प्यूपिल के अंदर ही हमारा नीचे अंदर की साइड लेंस होता है, जो कि हमने देखा, अगर सामने से देखोगे तो इस टाइप का व्यू बनेगा दोस्तों। तो सर्जरी के केस में क्या होता है दोस्तों, इसमें हल्का सा, सबसे पहले तो सर्जरी के केस में इसमें आई ड्रॉप वगैरह डालेंगे, इसको प्रॉपर करेंगे, है ना, ताकि आपको दर्द ना हो, इसलिए वो जो इंजेक्शन आते हैं वो इंजेक्शन भी लगा देते हैं आंखों में। इसमें क्या करते हैं, इस कॉर्निया में हल्का सा एक कट करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, हल्का सा एक कट करते हैं, और इसको अल्ट्रासाउंड के थ्रू इसकी जितनी भी ये लेयर है इसको ब्रेक कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, ब्रेक कर देते हैं, और इसके अंदर डालते हैं छोटा सा वैक्यूम, है ना, वैक्यूम क्लीनर जो आता है ना वो डालते हैं। वैक्यूम क्लीनर के थ्रू एक पाइप डालते हैं, मान लीजिए कि ये सारा का सारा क्या है, क्लाउडीनेस है यहाँ पे, तो ये इसको इसके थ्रू क्या कर लिया जाएगा, बाहर वैक्यूम कर दिया जाएगा, है ना। बाहर वैक्यूम करेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा। अब जैसे ये क्लीन तो हो गया है, पर कैटरेक्ट में, मोतियाबिंद में ये क्लीन होने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके आंखों के अंदर जो लेंस था वो तो ब्रेक कर दिया, जो भगवान ने हमको ट्रांसपेरेंट लेंस दिया था वो ब्रेक कर दिया। तो इसकी जगह हम एक दूसरा लेंस फिट करते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, है ना, जो प्लास्टिक का, जिसको ऑक्यूलर लेंस भी बोलते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस भी बोलते हैं, जो कि प्लास्टिक और सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है ना, जो कि लाइफ लॉन्ग एक बार ऐसे फिट कर दिया जाएगा तो इसके बाद वो वैसा ही काम करता है जैसे आपका नॉर्मल लेंस होता है। तो जब आप कहते हैं ना कैटरेक्ट में लेंस चेंज की, तो लेंस चेंज की जगह इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इसके अंदर डाल दिया जाता है, ये हटा के, और ताकि जब भी लाइट आए तो प्रॉपर विजन, लाइट यहाँ से इंटर करेगी तो क्लाउडीनेस खत्म, बस लेंस ही पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। लेंस वही का वही है, उसका क्लाउडीनेस हटाया, लेकिन ऊपर की लेयर खराब हो गई थी, तो उसके लिए इसमें इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, प्लास्टिक का जो सिलिकॉन का जो लेंस होता है ना, वो बना होता है, इसको डाल दिया जाता है, इससे हमारा ट्रीटमेंट सही तरीके से हो जाता है। तो इसका सर्जरी ही बेस्ट उपाय है, और ऐसा है कि कैटरेक्ट तो सभी को होना है एज के बाद, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा इतने में। इसमें स्पेशली याद रखना है आपको, कैटरेक्ट में, मोतियाबिंद में, आंखों में जो कॉर्निया है उसके ऊपर ऐसा दूर से एक होता है, लेंस के अंदर एक क्लाउडीनेस सफेद कलर का धब्बा बन जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद। क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो जाता है, और प्रोटीन के डीनेचुरेशन के कारण ही वो क्लाउडीनेस और बढ़ती चली जाती है, और एज के बाद कुछ एज के बाद दिखना ही बंद हो जाता है। इसमें आपका अंधे नहीं होगे पर दिखना बंद हो जाएगा। तो जैसे आप ये इलाज करोगे तो बड़ा सिंपल है, और हर किसी को होना है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ, नेक्स्ट डिसीज की तरफ। चलिए दोस्तों, मोतियाबिंद के बाद, कैटरेक्ट के बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिसीज, जिसे डिसीज बोलते हैं हम, जिसे वो डिसीज का नाम है ग्लाइकोमा। क्या नाम है दोस्तों, ग्लाइकोमा।
इसमें आप कोमा में नहीं जा रहे, इसका नाम ग्लाइकोमा है। ठीक है दोस्तों, इसे कहा जाता है काला मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद। तो आप इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए, बड़ा सिंपल है वैसे तो, वैसे ध्यान से समझ लीजिए। क्या होता है दोस्तों, ये हमारी आई बॉल है ना, आई बॉल इतनी बार बना ली है हमने। ये रेटिना होता है और रेटिना से हमारी ऑप्टिक्स नर्व्स कनेक्टेड होती है। ये क्या होती है दोस्तों, ऑप्टिक्स नर्व्स होती है। और ऑप्टिक नर्व्स किसके पास जा रही है, समझ लीजिए यहाँ पे ब्रेन के पास जा रही है। किसके पास जा रही है दोस्तों, ब्रेन के पास जा रही है। ये यहाँ पे हमारा सबसे आगे कॉर्निया होता है, ये वाला पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया के बाद यहाँ पे हमारा याद है आपको सभी को, यहाँ पे होता है आइरिस, और आइरिस के अंदर दोस्तों यहाँ पे होता है क्या, प्यूपिल। यहाँ पे क्या होता है, प्यूपिल। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, ग्लाइकोमा जिसे हम काला मोतियाबिंद बोलते हैं, वो होता क्या है, अब आपको ध्यान से समझ में आएगा। दोस्तों अगर आपको मैंने बताया था जब हमने आंख पढ़ी थी, तो इसके जस्ट आगे यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। यहीं पे लैक्राइमल ग्लैंड वगैरह होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी आंखों के अंदर एक लिक्विड बनता रहता है लगातार, जो आंखों के अंदर लिक्विड बनता रहता है। और लिक्विड का बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आंखों के अंदर का जो प्रेशर है उसको वो कंट्रोल करके रखता है। इसके अंदर जितना भी प्रेशर बनेगा लगातार, है ना, लगातार एक प्रेशर बनता है। ठीक है, लगातार एक प्रेशर कैसे बनेगा, सबसे पहले तो यार ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ है, वो बनता रहता है, जिसकी वजह से आंखों के अंदर का इस पूरी आई बॉल का जितना भी प्रेशर है, जिसको इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर कहा जाता है। कौन सा प्रेशर, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर कहा जाता है, वो मेंटेन रहता है। वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन रहता है, जिससे हमारे जो आंसू बनते हैं उससे होता है क्या, देखिए यहाँ से आंसू बनते हैं और यहाँ पे एक एंगल बनता है, ध्यान से समझिए, है ना। थोड़ा सा अगर टेक्निकल पॉइंट पे आए तो यहाँ पे आंसू बन रहे हैं, तो आंसू भी ऐसे नहीं कि आंसू बने और गिर गए, आंसू भी एक एंगल से ही बाहर आते हैं, एक किसी कोण से 30 डिग्री 40 डिग्री एक एंगल से क्या होता है, ये आंसू यहाँ से बाहर आते हैं। लेकिन क्या होता है, लगातार इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर यहाँ पे बनता है, लगातार जब लिक्विड ज्यादा ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, तो ये वाला जो एंगल है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये डैमेज हो जाता है। ये वाला एंगल क्या हुआ दोस्तों, डैमेज हो गया। अब ये एंगल डैमेज हो गया, तो यहाँ से जो आंसू बाहर निकलने थे, ये निकलना बंद हो जाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक जेली काइंड ऑफ लिक्विड होता है जो आंखों से बाहर आता है, पर क्या होता है, ये आप इतना समझ लीजिए, ये कॉन्स्टेंटली क्या बन रहा है, लगातार वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था हाँ दोस्तों, तो ये यहाँ पे एक लिक्विड बन रहा है जो एक एंगल के थ्रू बाहर आता है, लेकिन लगातार बहुत ज्यादा आंसू बनने के कारण ये लगातार ये जो लिक्विड है जिसने मेंटेन कर रखा था, ये लगातार बनने की वजह से यहाँ से ये जो एंगल था वो बिगड़ जाता है, और यहाँ से इसी को हम ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं, आंख का ड्रेनेज है, आंख का ड्रेनेज। तो ये ड्रेनेज सिस्टम क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। ड्रेनेज सिस्टम बिगड़ जाता है मतलब ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी चीजें बन रही हैं वो लिक्विड वो इसी के अंदर जाके इसकी दीवारों पे क्या करता है, प्रेशर देना शुरू करता है। इसकी दीवारों के ऊपर क्या करता है दोस्तों, प्रेशर देना शुरू करता है। यहाँ पे वो लिक्विड जो बाहर आना था वो बाहर आ नहीं पाया, तो इस लिक्विड ने क्या किया, चारों तरफ प्रेशर देना शुरू किया। इसके चारों तरफ प्रेशर देने की वजह से इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर एक लेवल से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोला जाता है दोस्तों, हाइपरटेंशन। इसको बोला जाता है हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन होने के कारण, ये बढ़ने के कारण, ये जो हमारी ऑप्टिक्स नर्व्स है ये डैमेज होना शुरू हो जाती है। ये मेन प्रॉब्लम है इसका। अगर आपसे कोई पूछे ग्लाइकोमा होता क्या है, तो इसमें ऑप्टिक्स नर्व डैमेज हो जाती है। पर डैमेज होती कैसे, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर यहाँ से ये ब्लॉकेज हो गया तो ये लिक्विड जो बाहर आना था वो बाहर नहीं आ पाया, तो उसने क्या करा, आंखों की चारों आई बॉल की चारों तरफ इसने प्रेशर देना शुरू किया, जिसकी वजह से यहाँ पे रेटिना से कनेक्टेड जितनी भी ऑप्टिक्स नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती है। और डैमेज होने की वजह से अब इसका क्या काम था, जो भी डायग्राम बन रहा है, जो भी इमेज बन रही है, वो ब्रेन तक लेके जाना है दोस्तों। पर यहाँ से ये धीरे 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 क्या हो जाती है, खराब प्रेशर के साथ धीरे धीरे डैमेज होती चली जाती है। और क्या हुआ, इस बीमारी के साथ समस्या ये है, जो काला मोतियाबिंद है, इसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से अंधा हो जाता है ना, कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, क्योंकि जैसे मान लो मुझे ये बीमारी होना शुरू हुई, तो मुझे शुरू में पता ही नहीं चलेगा कि बीमारी है कौन सी। धीरे धीरे क्या होगा, पहले तो थोड़ी सी नर्व्स कमजोर होगी, तो यहाँ से जो इमेज जा रही थी ब्रेन तक वो कम जाएगी, धीरे 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 ये पूरी ब्लॉक कर देगा, है ना। ये यहाँ से जो इमेज है, क्योंकि नर्व्स ही खराब हो गई, जो ले जाने वाला, ऐसे समझ लीजिए एक पाइप है, जैसे पानी जा रहा है, तो पाइप ही खराब हो गया, तो उससे अंदर पानी तो जाएगा ही नहीं, मतलब जो इमेज जा रही थी वो जाएगी नहीं,
तो जब ये जाएगी नहीं तो ब्रेन तक कुछ पहुंचेगा नहीं, इसलिए आप पूर्ण रूप से अंधे हो जाएंगे। और ये ऑप्टिक्स नर्व से, नर्व पूरी ब्रेन से कनेक्टेड है, तो पूरा नर्वस सिस्टम वाला जो सिस्टम है वो है, वो ब्रेन का इलाज आसानी से पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए व्यक्ति ग्लाइकोमा में पूर्ण रूप से अंधा हो जाता है। आई थिंक मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो पा रहा है कि जब जब हाइपरटेंशन होता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसके प्रेशर को बोलते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, तो ये ऑप्टिक्स नर्व बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, और जब ये डैमेज हो जाती है तो फिर ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए आप पूर्ण रूप से अंधे हो जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? इसे ही कहा जाता है काला मोतियाबिंद या ग्लाइकोमा। और तो कुछ है नहीं इसके अंदर, स्पेशली जितना मेरे को लगता है, जितना मुझे आता है और जितना एग्जाम में भी आएगा वो इतना ही आएगा कि ग्लाइकोमा होता क्या है, कैसे होता है। तो आपको कुछ बेसिक पॉइंट याद रखना पड़ेंगे। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, इसके लिए अगर शुरू में अगर आपको इसको पता चल जाए, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हमारी फैमिली में मम्मी पापा दादा दादी जो भी हैं, अगर आप इनका प्रॉपरली समय समय पे चेकअप करवाते हैं तो उसको आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्लाइकोमा के लक्षण है या नहीं। क्योंकि अगर ऑप्टिक्स नर्व डैमेज हो रही है दोस्तों तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, इसलिए ध्यान रखिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिसीज की तरफ। ग्लाइकोमा आई थिंक कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ, नेक्स्ट डिसीज की तरफ, जिसका नाम है ट्रॉकमा। क्या नाम है दोस्तों? ट्रॉकमा, TRACHOMA, ट्रैकमा, है ना? ट्रॉकमा, TRU आएगा, ट्रॉकमा, ठीक है। अब स्पेलिंग आप देख लेना, ट्रॉकमा, है ना? तो सबसे पहले ये इनफेक्टिशियस डिसीज है। डिसीज का मतलब कॉन्टिजिनल, जिससे हम डिसीज बोलते हैं ना, जैसे संक्रमण बीमारी जो होती है, अगर मुझे है, अगर आपने मुझे देख लिया तो मुझसे आपको भी हो सकती है ना? तो ट्रॉकमा वाली डिसीज है, इनफेक्टिशियस डिसीज है, इनफेक्टिशियस डिसीज कहा जाता है इसे। और ये बैक्टीरिया की, ये किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से। ये जब हम बैक्टीरियल डिसीज पढ़ेंगे तो उसमें भी हम इसको फिर से कवर करेंगे। ये कौन सी डिसीज है? बैक्टीरियल डिसीज है। अच्छा, दो चीजें समझो, क्या होता है? एक वर्ड होता है पैथोजन, एक वर्ड क्या है? पैथोजन, और एक होता है वेक्टर। एक क्या होता है? वेक्टर। इसको बोलते हैं रोग जनित। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रोग जनित। और वेक्टर मतलब जिसको हिंदी में कहा जाता है वाहक। दो चीजें हैं, ध्यान से समझना। जैसे आपको डेंगू हुआ, तो डेंगू आपको मच्छर के काटने से होता है, तो मच्छर उस वायरस या बैक्टीरिया को लेके आ रहा है, और जो वायरस या बैक्टीरिया है उसको हम बोलते हैं पैथोजन। मतलब जिसकी वजह से हो रहा है वो है पैथोजन, और जो कारक है लाने वाला, हो सकता है पानी हो सकता है एयर हो, तो वो क्या हो जाता है? वेक्टर हो जाता है। तो इसमें, तो दोस्तों इसमें CH दोस्तों ये क्लेमेडिया, क्लेमेडिया, ट्रैकोमाइटिस, क्लेमेडिया ट्रैकोमाइटिस एक बैक्टीरिया है। अगर इस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आप गलती से भी आ जाते हैं तो इस क्लेमेडिया ट्रैकोमाइटिस, इसकी वजह से जो रोग होता है इसे हम बोलते हैं ट्रॉकमा। ट्रॉकमा के रोग में क्या होता है? जो हमारा कॉर्निया है और जो कंजक्टिविटा है ना, जो हमारा कॉर्निया है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें सूजन आना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से आपको क्या हो जाता है? ट्रॉकमा हो जाता है। अगर ये डिसीज आपको हो गई है ट्रॉकमा, तो हमको विजुअल इंपेयरमेंट भी हो सकता है, मतलब आप इसमें भी अंधे हो सकते हो, है ना, अगर इसको समय पे नहीं देखा गया। और ये इन्फेक्टिशियस डिसीज है, अगर मुझे हुई है या मतलब किसी व्यक्ति को हो गई है तो उससे आप में आसानी से फैल सकती है। ठीक है, कैसे फैल सकती है? उसके आई कांटेक्ट के थ्रू फैल सकती है, जो उसके नोज से म्यूकस निकलता है ना, नोज से जो म्यूकस निकलता है उसके थ्रू फैल सकती है, आई कांटेक्ट से फैल सकती है। जिस बेड पे ये व्यक्ति सोया हुआ है जिसको ट्रॉकमा है, अगर उसी बेड पे और कोई जाके सो जाता है तो भी ये बैक्टीरिया उसकी बॉडी में पहुंच जाता है और आई में इन्फेक्शन कर देता है इस डिसीज से। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं दोस्तों? तो इसके सिम्टम्स में सबसे पहले तो आपकी आई जो होती है वो पूरी रेड हो जाती है ना। आई से क्या होता है? वाटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, वाटर डिस्चार्ज, वाटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है?
आईलिड में सूजन आ जाती है, आईलिड में इन्फ्लामेशन हो जाता है। आपको दोस्तों लाइट को देखने से डर लगेगा, तो उसमें फोटोफोबिया हो जाता है। आपको क्या हो जाता है? फोटोफोबिया। लाइट को देखने से डर लगेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें होना शुरू हो जाती हैं आपको। तो ये इसके सिम्टम्स है, बेसिक से सिम्टम्स है। और इसके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो एक होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में मतलब डॉक्टर आएगा, आपकी आंखों को चेक करेगा, मशीन के थ्रू देखेगा क्या क्या प्रॉब्लम है, सूजन क्यों आ रही है, क्योंकि आंखों में एक ही प्रॉब्लम थोड़ी ना, किसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। बाद में इसका पता चलेगा कि अच्छा ये ट्रोकोमाइटिस, स्पेशली आपको ये वाला नाम याद नहीं रहे, ये वाला, क्योंकि इसकी नाम से ये ट्रोकोमा नाम है। ट्रोकोमाइटिस ये बैक्टीरिया के नाम से, बैक्टीरियल डिसीज है, इसको ये याद रखना। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद एक और जो टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं स्वैब कल्चर टेस्ट। स्वैब कल्चर टेस्ट होता है। इस टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा, स्वैब कल्चर टेस्ट किसमें होता है? तो ट्रोकोमा में होता है। इस स्वैब कल्चर टेस्ट में होता क्या, आंखों से निकलने वाला जो गाढ़ा लिक्विड होता है ना दोस्तों, आंखों से जो लिक्विड निकल रहा है गाढ़ा कलर का, वाटरी लिक्विड अलग होगा, एक गाढ़ा लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है इसमें। वो लिक्विड के अगर आप कांटेक्ट में आ गए तो आपको भी हो सकता है, तो उस लिक्विड को प्रॉपर्ली एग्जामिनेशन किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसको एग्जामिन करना ही स्वैब कल्चर टेस्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जो ट्रोकोमा क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है, इन्फेक्शियस डिसीज है, आप में भी हो सकती है और इसमें पूर्ण रूप से भी अंधा हुआ जा सकता है ना। तो इम्पेयरमेंट हो सकती है पार्शियली और फुली, विजुअल इम्पेयरमेंट। तो आई थिंक ये क्लियर है ट्रोकोमा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए दोस्तों, आंखों की अगली डिसीज के बारे में बात करते हैं। उस डिसीज का नाम है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस। तो सबसे पहले कंजक्टिवाइटिस होता क्या है ये समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों, अगर याद हो आपको, जो आपने सेकंड लेक्चर में, जो आई का फर्स्ट लेक्चर था, उस लेक्चर में आपने देखा होगा, तो मैंने 3 लेयर बताई थी आंखों की। एक लेयर होती है स्क्लेरा, एक लेयर का क्या नाम है स्क्लेरा, दूसरी लेयर को मैंने कोरोइड बताया था, ठीक है, और तीसरी अंदर वाली जो लेयर थी, तीसरी जो अंदर वाली लेयर थी दोस्तों, उसको हमने रेटिना बताया था। तो ये जो स्क्लेरा वाली जो बाहर वाली लेयर है दोस्तों, मैं थोड़ा सा बना ही देता हूं। जो स्क्लेरा वाली जो बाहर वाली लेयर है दोस्तों, ये वाली स्क्लेरा है यहाँ पे। तो ये वाली लेयर के ऊपर एक हल्की सी म्यूकस की परत होती है, हल्की सी एक व्हाइट कलर की परत होती है। ठीक है दोस्तों, इस वाली लेयर के ऊपर स्क्लेरा जो ऑलरेडी व्हाइट कलर का है, उसके ऊपर एक पतली सी परत होती है, एक लेयर होती है। इसके ऊपर एक जो लेयर होती है, इस लेयर को बोला जाता है कंजक्टिविटा, कंजक्टिवा। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? कंजक्टिविटा। ठीक है दोस्तों, तो कंजक्टिवाइटिस है क्या, इसको समझने के लिए हमारी आंखों में 3 लेयर है, और 3 लेयर में सबसे ऊपर जो व्हाइट कलर की लेयर है, उस लेयर के को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कंजक्टिविटा। तो इस वाली लेयर के अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाए, इस वाली लेयर के अंदर कैसे भी, इस वाली लेयर के अंदर क्या आ जाए, रेडनेस आ जाए, रेडनेस हो जाए, या फिर इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए दोस्तों, तो इस वाली बीमारी को हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस का आई थिंक मीनिंग क्लियर हुआ। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। स्क्लेरा के ऊपर, हमारी आंख को, पूरी आंख को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक लेयर होती है कंजक्टिविटा। तो उस लेयर में कभी भी रेडनेस आ जाए या फिर उसमें इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है, तो उस टाइप की बीमारी को हम क्या बोलते हैं? कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस बीमारी का इलाज पॉसिबल है, पहली बात तो आप ये क्लियर रखिए, है ना। इसमें कभी भी पूर्ण रूप से अंधे नहीं होंगे, है ना, परमानेंट विजन लॉस नहीं होता है। एक बीमारी है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। हाँ, इसमें इन्फ्लेमेशन सर वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, एलर्जी की वजह से, किस वजह से होता है, तो इसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं। ठीक है, ये इट में भी पॉसिबल बाय बैक्टीरिया। ये बीमारी आपको बैक्टीरिया के थ्रू भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, बैक्टीरिया के थ्रू भी हो सकती है, वायरस की वजह से भी हो सकती है, एलर्जी की वजह से भी हो सकती है। तो ये बीमारी आपको किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है। कई बार क्या होता है, स्विमिंग पूल में लोग नहाने जाते हैं, नहाने जाएंगे तो उसके अंदर क्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और वो क्लोरीन अगर आपकी आंखों में पहुंच गया तो ऊपर की जो स्क्लेरा के ऊपर की लेयर है उसको क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। उसको जैसे डैमेज कर देगा तो उसमें सूजन आ जाएगी, आंखें लाल हो जाएंगी एकदम। तो ये किसी भी रीजन की वजह से हो जाता है। कंजक्टिवाइटिस का मतलब कंजक्टिविटा में सूजन का आ जाना है।
ठीक है, इसके जब ट्रीटमेंट होता है तो दवाइयां, देखो बैक्टीरिया से रिलेटेड जो बीमारी होती है उसमें जो हम दवाइयां खाते हैं वो एंटीबायोटिक दवाइयां खाते हैं, वायरस में एंटीबायोटिक, ठीक है, और एलर्जी में एंटी हिस्टामिन हम दवाइयां लेते हैं। तो कंजक्टिविटा आई थिंक क्लियर हो गया। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? तो इसके सिम्टम्स हैं दोस्तों, रेडनेस इन आई, रेडनेस, आंखों से वाटरी लिक्विड डिस्चार्ज हो जाएगा, वाटर डिस्चार्ज होगा इसमें। और क्या हो सकता है दोस्तों? आंखों में एलर्जी हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें, आपको इसमें आंखें जलना शुरू होंगी, वार्म सेंसेशन हो जाएंगे, ये हॉट सेंसेशन इसमें आपको देखने को मिलता है। आंखें ऐसे लगेगा कि जल रही हैं आपकी, हॉट सेंसेशन होना शुरू हो जाएंगे आपके, है ना। स्पेशली ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। इसमें भी फोटोफोबिया हो जाता है, ठीक है। बट इसमें स्पेशली ध्यान रखिए, एक नॉर्मल बीमारी है, ज्यादा तेज अगर ज्यादा कचरा भी चला गया तो एलर्जी हो सकती है आपको, तो ये आपका कंजक्टिविटा जो है स्क्लेरा के ऊपर की लेयर है उसमें दिक्कत आ जाएगी, तो ये वाली बीमारी हो जाएगी। पर इसमें कंप्लीटली परमानेंट लॉस नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। नॉर्मली दवाइयां लेते हैं, एंटी हिस्टामिन, एंटीबायोटिक, एंटीवायरेटिक, जो बीमारियों के इलाज के लिए जो बीमारियां ली जाती है, क्या कर रहा हूँ मैं आज, बड़ा फंबल कर रहा हूँ। तो इसके इलाज के लिए जितनी भी मतलब जो आप, सॉरी, जो भी इसमें दवाइयां लेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा, इसमें परमानेंट विजन लॉस नहीं होता है दोस्तों। आज लगता है ज्यादा टाइम हो गया इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए हम नेक्स्ट डिसीज के बारे में पढ़ेंगे आज। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिसीज के ऊपर। कंजक्टिवाइटिस के बाद अब हम बढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं स्क्वेंट, SQUINT, स्क्वेंट, है ना। स्ट्रैबिस्मस इसका दूसरा नाम है, स्ट्रैबिस्मस, और इसको एक्चुअल में जाना जाता है क्रॉस्ड आई के नाम से, क्रॉस्ड आई के नाम से, पर इसका मेन नाम तो ये है दोस्तों, है ना, स्क्वेंट। और ये, और इसको हिंदी में भैंगापन भी बोला जाता है, भैंगापन, हंसने की बात नहीं है, बट ठीक है, हिंदी में नाम ऐसे ही। तो दोस्तों होता क्या है इस बीमारी में, ये समझते हैं। बीमारी में क्या होता है, जैसे हमारा आंखों के अंदर, हम इतनी बार हमने आंखों के अंदर लेंस और सिलेरी मसल्स की बात करी है, तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आंखों के अंदर जो लेंस है वो सिलेरी मसल्स से अटैच होता है। तो दोस्तों क्या होता है, जो सिलेरी मसल्स होती है उसका प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से जो हमारा लेंस जो मूव करता है, जो लेंस जो मूव करता है दोस्तों, जो प्यूपिल के जस्ट पीछे जो लेंस होता है जो मूव करता है, उसका प्रॉपर अलाइनमेंट ना होने की वजह से आंखें, या तो दोनों की दोनों आंखें या तो बीच में आ जाएंगी हमारी, दोनों की दोनों आंखें या तो बीच में आ जाती हैं, या एक आंख एक साइड पे आ जाती, या दोनों की दोनों आंखें आउटर वे में हमारी इस साइड में दूर की साइड भागना शुरू कर देती है। इसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, स्क्वेंट या फिर स्ट्रैबिस्मस या फिर क्रॉस्ड आई या भैंगापन कहा जाता है दोस्तों। अब ये बीमारी होती क्यों है? पहला रीजन तो ये है कि सिलेरी मसल्स के डैमेज होने की वजह से, सिलेरी मसल्स में प्रॉब्लम की वजह से इसका अलाइनमेंट प्रॉपर्ली ठीक से नहीं हो पाता। पर सिलेरी मसल्स में ये प्रॉब्लम भी आती क्यों है? तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो एक्वायर्ड या फिर जेनेटिक्स। ऐसा हो सकता है यदि आपके मम्मी पापा या फिर मम्मी पापा के पापा, मतलब आपके दादा या नाना में अगर किसी इनमें से किसी को अगर ये प्रॉब्लम रही है, तो माँ से बच्चों में या फिर उनसे डायरेक्टली ये ट्रांसफर होती है, तो ये जेनेटिकली भी भैंगापन जिसे क्रॉस्ड आई बोलते हैं वो आप में आ सकता है, या फिर एक्वायर्ड भी हो सकता है। आजकल इसके लिए क्या होता है, कुछ स्पेशली एक्सरसाइज आ गई है, तो स्पेशली आप ये समझ लीजिए क्यों होती है। तो डिसअलाइनमेंट ऑफ सिलियरी मसल्स, है ना, सिलियरी मसल्स की डिसअलाइनमेंट की वजह से होती है, और ये इट में भी जेनेटिक और एक्वायर्ड। अगर जेनेटिक्स है तो इसका प्रॉपरली इलाज नहीं हो पाएगा। अच्छा, जेनेटिक डिसीज मतलब मम्मी और पापा से जो बच्चों में गुणसूत्र आ रहे होते हैं, गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, तो जब आते समय किसी क्रोमोसोम में अगर प्रॉब्लम हो जाती है, किसी भी क्रोमोसोम में जो हमारे 23 पेयर जो क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं, किसी पेयर में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें स्क्वेंट, स्ट्रैबिस्मस और क्रॉस्ड आई वाला रोग हो सकता है। ठीक है, इसके लिए ट्रीटमेंट जो है
प्रॉपरली एक्सरसाइज होती है, इसको अगर प्रॉपरली आप एक्सरसाइज करते हैं तो भी हो जाती है, अदरवाइज इसको सर्जरी करवानी पड़ती है। इसमें कोई अंधे बंदे नहीं होते, परमानेंट विजन लॉस कभी नहीं होता है इसमें। तो ये हमारा कंप्लीट होता है स्क्वेंट और स्ट्रैबिस्मस। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट डिसीज की तरफ। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये क्लियर है आपको। ज्यादातर ये बीमारी आपको छोटे बच्चों में देखने को मिलती है। बचपन में आप बहुत सारे बच्चे आप ऐसे देखेंगे, नेट पे आप इसको सर्च कीजिए, बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनको ये बीमारी हो रखी है। ठीक है, तो छोटे बच्चों में ज्यादातर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस, लगभग लास्ट। हालांकि इसके अलावा जेरेप्टोमलेशिया, ड्राइनेस इन आई, कैटरेक्ट, है ना, ये वाली भी बीमारियां होती हैं आंखों में, पर हमने स्पेशली मेन सारी मेजर बीमारी जो आई से रिलेटेड है वो कवर करी है। और मैंने वैसे भी आपको कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस दोनों समझा दिया था। कलर ब्लाइंडनेस और इधर हम कवर करेंगे नाइट ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस, इन दोनों को हम समझते हैं डिटेल में, है ना। हालांकि ये पहले भी हम कर चुके हैं, BLIND ब्लाइंडनेस, है ना। इसे हिंदी में कहा जाता है रतौंधी, है ना, और इसे कहा जाता है रंगबंधता, बर्धता, है ना। थोड़ा सा आप नेट पे देख लीजिएगा इसका हिंदी में नाम जो भी है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, हमने वो बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि हमारी आई के बीच में यहाँ पे क्या होता है, रेटिना। ये सबसे लास्ट वाला पोर्शन क्या होता है दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन होता है रेटिना। और रेटिना के अंदर दो प्रकार की सेल पाई जाती है, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे कहा जाता है कॉन सेल और दोस्तों रॉड सेल। कॉन सेल और रॉड सेल, तो देखिए कॉन सेल और रॉड सेल ये दोनों की दोनों कोशिकाएं ह्यूमन में प्रेजेंट रहती है। हम लोगों में ये दोनों की दोनों कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। कॉन सेल का क्या काम होता है, तो कलर दिखाने की, सारे कलर ब्लैक एक्सेप्ट ब्लैक एंड व्हाइट, काले और सफेद कलर को छोड़ के सारे कलर कौन सी सेल दिखाती है, कॉन सेल के कारण हमको दिखते हैं। और ब्लैक एंड व्हाइट के लिए, ब्लैक कलर एंड व्हाइट कलर के लिए दोस्तों कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर के लिए रॉड सेल रिस्पॉन्सिबल होती है। पहले ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी आंखों में कौन सा कलर दिखेगा, तो सारे कलर के लिए कौन सेल रिस्पॉन्सिबल है, और ब्लैक एंड व्हाइट के लिए रॉड सेल इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब आप ये जरूर ध्यान से समझिए, जो एनिमल्स होते हैं उनमें कौन सेल अब्सेंट होती है। एनिमल्स में क्या होती है दोस्तों, कौन सेल अब्सेंट होती है, इसलिए एनिमल्स को कोई सा कलर नहीं दिखाई देते एक्सेप्ट ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट उनमें सिर्फ रॉड सेल प्रेजेंट है। तो आपसे कभी क्वेश्चन आए थे एनिमल में कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, तो रॉड सेल प्रेजेंट होती है, आपको ये भी याद रखना। तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही दिखाई देता है। डॉग के सामने अगर आप खड़े हो गए तो उसको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है, उसको बाकी कलर तो दिखते ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप पहले से क्लियर रखिए। तो रेटिना के अंदर ये दोनों ज्यादा सेल होती है, और जो दोनों सेल होती है कौन सेल और रॉड सेल, तो अगर आपको कभी भी कौन सेल और रॉड सेल में किसी सेल में प्रॉब्लम आती है, तो फॉर एग्जांपल के लिए कि आपको रॉड सेल में प्रॉब्लम आई, या इसका कंसंट्रेशन आपके रेटिना में क्या हो गया, कम हो गया, कंसंट्रेशन क्या हुआ इसका, कम हो गया, तो कौन सेल में जब कभी भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, कौन सेल में कभी भी प्रॉब्लम आती है, तो इससे रिलेटेड जो डिसीज होती है उसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सेल क्या काम कर रही थी, है ना, ब्लैक और व्हाइट को शो कर रही थी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब इसे हम क्या कहते हैं, रतौंधी। रॉड सेल में जब कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो हम इसे क्या कहेंगे, रतौंधी। और ये एक्वायर्ड डिसीज है दोस्तों। ये कैसी डिसीज है, एक्वायर्ड डिसीज है, मतलब समय के साथ होती है और समय के साथ खत्म भी हो जाती है। अब तो छोटे बच्चों में भी देखने को मिल गया। इसमें क्या हो जाता है, अंधेरा होने से पहले आपको अंधेरा जैसा लगने लगेगा, मतलब आपको जो आसपास के जो ब्लैक और व्हाइट कलर है उनको देखने में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी, अंधेरा होने से पहले अंधेरा लग रहा है, जैसे जितनी डार्कनेस नहीं उससे ज्यादा डार्कनेस आपको लग रही होती है इस वाले में। ठीक है, ये नाइट ब्लाइंडनेस है, ये एक्वायर्ड डिसीज है, इसका इलाज पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक नाइट ब्लाइंडनेस क्लियर है। और आंखों से रिलेटेड अगर कोई सी भी डिसीज हो तो उसके इलाज के लिए विटामिन ए होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आप सभी को पता ही है, इसे हम रेटिनॉल बोलते हैं। तो विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन ए का हम यूज करते हैं रेटिनॉल के लिए। तो विटामिन ए जैसे हरी सब्जियां वगैरह अगर आप खाओगे प्रॉपरली टाइम पे अच्छे से, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस होने के चांसेस नहीं। दूसरी जो बीमारी हमको बात करनी है दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम बोलते हैं रंगबंधता।
या कलर ब्लाइंडनेस। ये क्या होता है दोस्तों, ये बड़ा है, जब मैंने आई पढ़ाई थी तब भी हमने डिस्कस किया था कलर ब्लाइंडनेस। तो रेटिना की जब कौन सेल में प्रॉब्लम होती है दोस्तों, रेटिना की कौन सेल में जब प्रॉब्लम आती है तो आपको कौन सी, ये कलर ब्लाइंडनेस कब होगा दोस्तों, कौन सेल में प्रॉब्लम आने की वजह से, कौन सेल में प्रॉब्लम की वजह से, कौन सेल में डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कौन सेल, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कौन सेल और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रॉड सेल, नाइट ब्लाइंडनेस होती है आपको। तो डिक्रीज कौन सेल में अगर प्रॉब्लम आई तो इसमें जो हमारे तीन प्राइमरी कलर होते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रीन ब्लू रेड, ग्रीन ब्लू रेड, मैंने तो इसे जीबीआर से याद रखा हुआ है, ग्रीन ब्लू रेड, ये तीन कलर को देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे ये ब्लू कलर है तो मैंने इसको ब्लू से बना दिया, और 2 मिनट के लिए समझ लीजिए दोस्तों ये रेड कलर है और ये क्या है, ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये रेड कलर है और ये ब्लू कलर है। अब दोस्तों इस वाले व्यक्ति के साथ समस्या क्या हो गई ये समझिए। अब क्या हुआ, जिस व्यक्ति को मान लीजिए तीन कलर है ग्रीन ब्लू और रेड, तो जिस ग्रीन कलर भी दिख रहा है, ब्लू कलर भी दिख रहा है, रेड कलर भी दिख रहा है, पर उसको रेड की जगह ब्लू दिख रहा है, ब्लू की जगह ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन की जगह रेड, वाइस वर्सा दिख सकता है, ऐसा होता है। ऐसा क्यों हो जाता है समझ लीजिए। एक बच्चा था उसको बचपन से ये जो ब्लू था वो रेड दिख रहा था या ग्रीन दिख रहा था, ऐसा समझ लीजिए। एक बच्चे को बचपन से कलर ये कौन सा है, ब्लू कलर है, मुझे भी ब्लू दिख रहा है, आप सभी को क्या दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, सभी को एक ऐसा कलर दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है, लेकिन उस बच्चे को बचपन से ये क्या ग्रीन कलर का दिख रहा था। कैसा दिख रहा था, ग्रीन कलर, मतलब ये हरे कलर का दिख रहा था, एक्चुअल में क्या है, ब्लू कलर है। पर हम जब बच्चे में स्कूल जाते हैं तो हमको कलर तो वहां पे सिखाई जाते हैं, तो हमको रेड कलर को दिखा के बताया जाता है कि बेटा इसको रेड कलर पढ़ना है, इसको ग्रीन कलर बोलते हैं, इसको ब्लू कलर बोलते हैं। तो उस बच्चे को जब ये ब्लू कलर दिखाया गया तो उसको दिख तो ग्रीन ही रहा था, उसको कौन सा कलर दिख रहा था दोस्तों, उसको ग्रीन कलर ही दिख रहा था, पर उसने उस ग्रीन कलर को ही ब्लू कलर मान के याद कर लिया। इसलिए इन बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको शुरू से आखिर तक पता ही नहीं चलता कि उनको कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। मतलब उनको दिख रहा है कौन सा कलर, ग्रीन कलर, और ग्रीन को उन्होंने क्या पढ़ लिया, ब्लू कलर, या उन्होंने क्या करा, हमको सबको ब्लू कलर दिख रहा है ना, पर उसको दिख रहा है ग्रीन कलर, और उसने ग्रीन को ही क्या याद कर लिया, ग्रीन को ही क्या टैग दे दिया उसने, ब्लू कलर। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे बच्चों को कभी भी रेलवे, यूपीएससी, आईएएस, ऐसी जो बड़ी बड़ी एग्जाम है, मतलब डिफेंस सेक्टर पे तो जाने के लिए अलाउ होता ही नहीं है, उनको गवर्नमेंट पहले ही से, इसीलिए इसका एक टेस्ट होता है बुक के अंदर, मोबाइल के अंदर भी इसका टेस्ट डाल सकते हैं, है ना। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट डालोगे आप मोबाइल, बहुत सारे नंबर आपको नीचे छुपे हुए दिख जाएंगे, अगर वो नंबर आप पहचान पाते हो तो मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस है नहीं। नॉर्मली ये बीमारी सिर्फ लड़कों में ही होती है, दुनिया में 1 या 2%, दुनिया में, इंडिया में नहीं, दुनिया में सिर्फ 1 या 2% लोगों को ये बीमारी, अदरवाइज ये बीमारी होती नहीं है। और ये जो डिसीज होती है दोस्तों, ये जेनेटिक डिसीज होती है, और जेनेटिक डिसीज मैंने अभी पहले ही डिस्कस किया कि ऐसी डिसीज जो मम्मी पापा से, जो गुणसूत्र में प्रॉब्लम होने की वजह से आप में होती है ना, क्रोमोसोम में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई उस 23 पेयर में, तो उसके कारण ये डिसीज होती है। तो इसका कोई इलाज नहीं है, ये एक्वायर्ड डिसीज नहीं है, जेनेटिक डिसीज है। ये क्या होती है, आई डिफेक्ट क्या होता है, ये दुनिया में 2 से 3% लोगों में ही होता है। लड़कियों में ये बीमारी नहीं पाई जाती है, ये भी क्लियर कर लीजिए। लड़कियों में सारे कलर डिफ्रेंशिएट करने की कैपेसिटी होती है ना, वो पावर होती है उनमें, ठीक है दोस्तों। तो ये आई डिफेक्ट के अंदर कलर ब्लाइंडनेस भी अपने को समझ में आ गया, और नाइट ब्लाइंडनेस भी आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको सभी क्लियर हुआ होगा। मायोपिया, हाइपर मायोपिया, प्रेस मायोपिया, और उसके बाद एस्टिग्मेटिज्म हमने पढ़ा, फिर कंजक्टिवाइटिस भी पढ़ा हमने, और उसके पहले मोतियाबिंद, कैटरेक्ट भी पढ़ा, फिर ट्रोक्मा भी पढ़ा, ठीक है। तो दोस्तों लगभग 10-11 हमने डिसीज आज कवर करी। अगर आपको इनमें से किसी में भी डाउट है कि सर ये समझ में नहीं आया, तो आप बिल्कुल मैसेज करके, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा लग रहा है दोस्तों। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, वैसे भी काफी टाइम हो गया है ना आज रिकॉर्ड करते करते। तो बने रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं श्याम चौरसिया, मिलते हैं।